नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब साथ की बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले बता दें, मुंबई से आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट में देरी होने से नाराज जो यात्री थे उन्होंने जमकर हंगामा किया। एयर इंडिया की फ्लाइट A1191 को न्यूयॉर्क के लिए रात 1:30 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन विमान अभी तक एयरपोर्ट पर ही खड़ा हुआ है। विमान में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। संदीप सोनवालकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ गए हैं। संदीप, क्या अभी कितना और वक्त लग सकता है उड़ान भरने में? देखिए, एयर इंडिया हमेशा की तरह कोई कारण नहीं बताई जा रही है सिवाय तकनीकी कारणों के। कहा जा रहा है तकनीकी कारणों से ये विमान लेट हुआ और जल्दी इसे रवाना किया जाएगा। जाहिर तौर पे ये तकनीकी कारण ना तो यात्रियों को समझ में आ रहा है और ना ही वहाँ मौजूद बच्चों और बूढ़ों को जो रात भर से इंतजार कर रहे हैं। करीब 6 घंटे से ज्यादा हो चुका और विमान उड़ने का नाम नहीं ले रही। और एक संयोग ही है कि आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में एयर इंडिया को बेचे जाने पर सरकार की जमकर आलोचना की और कहा गया कि जो सरकार एयर इंडिया को बेच सकती क्या वो कर्ज के कारण कल कश्मीर को बेच देगी। तो एक तरीके से शिवसेना ने हमला किया एक तरफ सरकार पर एयर इंडिया की खराब हालत को लेकर। और एयर इंडिया की हालत ये है पिछले 6 घंटे से फ्लाइट उड़ नहीं रही और तकनीकी कारण के अलावा कोई जरूरी उनके पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया, जिसका सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया है। लगातार जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं वो दिखती आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है ये जम्मू से, जहां पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया है और लगातार हम ऐसा देख रहे हैं कि पोस्टों पर निशाना साधती दिख रही है यहाँ पर पाकिस्तान, जिसका सुरक्षा बल भी हमारे मुंहतोड़ जवाब देते नजर आ रहे हैं। ऐसी कई कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है, जिनको कई बार हमने नाकाम किया, तो कई बार हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं वो उसमें शहीद भी हुए हैं, हमने खोया है उन्हें। बड़ी खबर ये जम्मू से आपको बता दें, पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक हरकत सामने आई। फिर सीज फायर तोड़ा है पाकिस्तान ने। पवन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी। पवन, क्या जानकारी? अजय, पुंछ का बालाकोट सेक्टर है जो पूरा एक निजी सेक्टर का हिस्सा है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से सुबह 4 बजे के करीब स्मॉल आर्म और मोटार शेलिंग वहाँ पर शुरू की गई, जो अभी भी जारी है। भारतीय पोस्टों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का दे रही है। ये पिछले 24 घंटे में लगातार तीसरी जगह पे पुंछ इलाके में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन। आधी रात से देश भर में लागू होने वाले जीएसटी के विरोध में आज व्यापारियों का मध्य प्रदेश बंद है। इसके अलावा राजस्थान, यूपी, पंजाब के शहरों में भी बंद का ऐलान किया गया। जीएसटी आज रात 12 बजे से देश भर में लागू हो जाएगा। उधर यूपी के फिरोजाबाद में व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में आज बंद का ऐलान किया। इसके अलावा अजमेर और इंदौर में व्यापारियों का जीएसटी के विरोध में बंद है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज आधी रात को जीएसटी पर ठीक वैसा ही भव्य आयोजन होने वाला है जैसा 15 अगस्त 1947 की आधी रात को हुआ था। संसद के सेंट्रल हॉल में ठीक रात 11 बजे एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी को लागू करने वाला कार्यक्रम शुरू होगा और ये रात 12:10 तक चलेगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इसके बाद रात के 12 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 1 घंटे को बजाकर देश भर में जीएसटी के लागू होने का ऐलान करेंगे। जीएसटी का समारोह आज ये लॉन्च होगा 10:55 वो वक्त जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद भवन पहुंचेंगे और फिर मार्शल राष्ट्रपति के आने की घोषणा करेंगे। रात 11 बजे का वो वक्त होगा जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सेंट्रल हॉल में प्रवेश करेंगे और सेंट्रल हॉल में राष्ट्रगान बजाया जाएगा। रात 11:02 पर वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी का परिचय देंगे और रात 11:10 पर जीएसटी पर बनी 2 डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएंगी। रात 11:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होना है और रात 11:38 पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी बात जनता के सामने रखेंगे। 12 बजे का वक्त होगा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब घंटा बजाकर जीएसटी लागू करेंगे। 12:03 पर मार्शल राष्ट्रपति के जाने की घोषणा करेंगे और 12:04 पर सेंट्रल हॉल में राष्ट्रगान बजेगा। संसदीय कार्य मंत्री धन्यवाद देंगे। वक्त होगा रात का 12:05।
संसद भवन में आज होने वाले जीएसटी कार्यक्रम का कांग्रेस, आरजेडी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बायकॉट किया है। कांग्रेस ने कहा है कि जीएसटी समारोह आधी रात को गरिमा के खिलाफ है। जीडीपी गिरावट पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सरकार बहरी है, उसे चीख पुकार सुनाई नहीं देती। कोलकाता में कुछ लोग केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और स्मृति ईरानी का पुतला हाथों में लेकर चलने लगे। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होगा, लेकिन देश के कई हिस्सों में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और कोलकाता में कुछ कपड़ा व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और स्मृति ईरानी का पुतला हाथ में उठाकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग एक जगह रुके और दोनों पुतलों को आग लगा दी। कपड़ा व्यापारियों की मांग है कि कपड़े की खरीद फरोख्त को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। कपड़े में जीएसटी लगा है, उसको हटाया जाए। व्यापारियों का प्रदर्शन वाराणसी में भी देखने को मिला, जहां राक्षस की तरह कपड़े पहने एक आदमी को जीएसटी के तौर पर पेश किया गया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने आरोप लगाया कि जीएसटी के बारे में सही जानकारी न होने की वजह से उनका धंधा चौपट हो गया है। इसलिए वाराणसी के व्यापारियों ने जीएसटी को देर से लागू करने की मांग की, लेकिन सरकार 30 जून की रात संसद में जीएसटी को लागू करने की तैयारी कर चुकी है और इसके लिए सभी दलों को न्योता दिया गया है। मगर कांग्रेस ने यह कहकर सरकार का न्योता ठुकरा दिया कि आजादी के जश्न के तौर पर जीएसटी का लॉन्च आजादी के मायने को कम करने जैसा है। हमारी पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी। वहीं वाम दलों ने भी जीएसटी को जनता के हित के खिलाफ बताते हुए कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। Tomorrow is not the session, so we have decided not to participate. हालांकि समाजवादी पार्टी और एनसीपी समेत कई दलों ने साफ किया कि वो संसद भवन में होने वाले जीएसटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच दिल्ली में देर शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली ने व्यापारियों से मुलाकात की और उन्हें जीएसटी के फायदे के बारे में बताया। वित्त मंत्री ने उन दलों पर भी निशाना साधा जिन्होंने 30 जून को संसद में होने वाले जीएसटी कार्यक्रम का बहिष्कार किया। ये देश के हित में है और इतनी हिम्मत हर राजनीतिक दल में होनी चाहिए कि जिस सुधार के पक्ष में उन्होंने वोट दिया है क्योंकि वो देश के हित में है, उसको वो ओनअप करे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में माइक को लेकर शिवसेना सांसद और विधायक आपस में भिड़ गए। किसानों की समस्याओं को लेकर शिवसेना ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में जैसे ही शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पहुंचे, शिवसेना विधायक हेमंत पाटिल ने माइक लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए। मंच पर मौजूद शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कई बार माइक विधायक से मांगा, लेकिन वो माइक देने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद विनायक राउत कार्यक्रम से चले गए। गुजरात के साबरमती आश्रम में पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ एक किताब का विमोचन करते दिखे। इस मौके पर भाषण के दौरान पीएम मोदी देश में भीड़ के द्वारा की जा रही हत्याओं का जिक्र करते करते भावुक हो गए। इससे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने यहां एक किताब का विमोचन किया और कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां भाषण के दौरान पीएम भावुक हो गए और देश में भीड़ के द्वारा की जा रही हिंसक घटनाओं पर अफसोस जाहिर किया। अस्पताल में कोई पेशेंट की मृत्यु हो जाए और अचानक परिवारजन अस्पताल को आग लगा दे, डॉक्टरों को मार दे, क्या ये मेरा देश है? मुझे बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने मंच से गाय की एक कहानी भी सुनाई और गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को सीधे निशाने पर लिया। जो देश चीची को भी खिलाने में विश्वास करता, गाय के नाम पर इंसान को मार दे, क्या ये तो अच्छा है? देश में बने हालात का जिक्र करते करते प्रधानमंत्री मंच पर कई बार बेहद भावुक हो गए, जिसके बाद बीजेपी ने पीएम के बयान का स्वागत किया और इस बयान को गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सीधा संदेश करार दिया। साथ ही ऐसे लोगों को चेतावनी भी दी जो गोरक्षा के नाम पर हिंसा में शामिल हैं। जो भी एक कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा ही संकेत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। वहीं बल्लभगढ़ में भीड़ का शिकार हुए जुनैद के पिता ने भी पीएम के बयान का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है, जुनैद चला गया है, कोई दूसरा जुनैद और ना चला जाए। पीएम के रुख से जुनैद के परिजनों को इंसाफ की उम्मीद जग गई है। लेकिन गौरक्षकों के हमले में मारे गए पहलू खान के परिवार को इस बयान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हरियाणा के मेवात के रहने वाले पहलू खान के परिजनों के मुताबिक पीएम ने पहले भी ऐसा ही बयान दिया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब इस घटना हुई हमारे बाप के, उससे 10-15 दिन बाद भी मोदी ने एक बयान दिया था कि गौरक्षक में जो गुंडागर्दी हो रही है उसे बंद करो। अब तक तो बंद हुई नहीं। इस बीच गौरक्षकों पर आए पीएम के सख्त बयान के बाद सियासी दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और विपक्षी नेताओं ने पीएम के बयान को नाकाफी करार देते हुए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की।
इस कड़ी में सीपीआई और शिवसेना ने केंद्र सरकार से सख्ती दिखाने की मांग की। Prime Minister finally spoke on this issue. Only words from Prime Minister are not enough. पहले भी कहा था अगर इसके बारे में संजीदा है तो उन्होंने इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। तो कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान को फिजूल बता दिया। टेलीविजन पे स्टेटमेंट देना और अपने लोगों को कहना जो करते हो वो करते रहो, इस स्टेटमेंट ये फजूल है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान को दबाव में दिया गया बयान करार दिया। वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के बयान को रस्मी करार दे दिया और सरकार को इस मसले पर कानून लाने की चुनौती दी। सिर्फ ज़बानी अल्फाज इस्तेमाल करने से कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। आने वाले पार्लियामेंट सेशन में मैं एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करूंगा कि लिंचिंग के ऊपर एक कानून बनाया जाए, और मैं बना रहा हूं बिल। तो वेंकैया नायडू ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया और उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। साथ ही पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया। ये ओवैसी का क्रेडेंशियल क्या है? उनका सर्टिफिकेट चाहिए क्या हमको? भारत का प्रधानमंत्री ने सही कहा, हिंसा का कोई जगह नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री की भावुक अपील के बाद भी देश में गौरक्षा के नाम पर हंगामा नहीं थम रहा है। ताजा मामला तमिलनाडु के पलनी से सामने आया, जहां बछड़ों को ले जा रहे एक ट्रक को रोकने पर दो गुट आपस में भिड़ गए और मामला मारपीट तक जा पहुंचा, जिसके बाद हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने पहले लोगों को समझाया, लेकिन जब लोग नहीं माने तो लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों की जमकर पिटाई की, जिसके बाद भीड़ यहां से तितर-बितर हुई। लाठीचार्ज में 4 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने देश की हिफाजत के लिए साथ मिलकर चलने की नसीहत दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से आयोजित ईद मिलत समारोह में कहा कि देश के सभी नागरिकों को कंधे से कंधा मिलाकर देश की हिफाजत करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। राजनांदगांव में पुलिस और एसटीएफ ने 2 इनामी नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। यूपी के शाहजहांपुर में एक रेप पीड़ित इंसाफ के लिए कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गई। पीड़ित ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जान देने की धमकी दी है। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी और साली पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि साली बाल बाल बच गई। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने 40 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर के पास से 9,000 रुपए, मोबाइल और एक तौल मशीन भी बरामद की गई है। अजमेर में पीसीपी एनडीटी सेल ने एक क्लिनिक पर दबिश देकर एक मृत भ्रूण बरामद किया, जिसके बाद क्लिनिक चला रहे डॉक्टर दंपति के खिलाफ अवैध गर्भपात करने का मामला दर्ज किया गया। यूपी के फर्रुखाबाद में पेट्रोल भराने आई एक वैन में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी तहसील में मूसलाधार बारिश की वजह से जगबुड़ी और नारंगी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। बरसात की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हुआ। राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ जवानों की गाड़ी गड्ढे में गिर गई, जिससे 4 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू के लखनपुर में अमरनाथ श्रद्धालुओं से भरी एक बस की ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में 13 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें कठुआ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पुलिस के अधिकारी मोबाइल पर गेम खेलते नजर आए। ये कार्यक्रम बिहार सरकार की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे। लेकिन इस सबसे बेपरवाह पुलिस के आला अधिकारी पटना में सीएम के कार्यक्रम के दौरान मोबाइल पर गेम खेलते नजर आए। मंच पर नीतीश कुमार खुद मौजूद थे, जबकि कुछ लड़कियां नशे के खिलाफ तैयार किए गए गाने का मंचन कर रही थीं। लेकिन पुलिस अधिकारी पंकज कुमार राज अपने मोबाइल पर कैंडी क्रश गेम खेल रहे थे, जबकि उनके ठीक पीछे बैठे पटना के एसएसपी मनु महाराज अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप चेक कर रहे थे। इनके अलावा एक और अधिकारी अपने मोबाइल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ट्रंप की फोटो देख रहे थे। इसी तरह पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस के दूसरे अधिकारी भी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त नजर आए। हालांकि मामला सामने आने के बाद बिहार के एडीजी ने पुलिस अफसरों की इस हरकत को गलत बताया। बिल्कुल गलत तरीका है। सीनियर पदाधिकारियों से इस टाइप के कंडक्ट की उम्मीद नहीं की जाती। पटना में ड्रग्स तस्करी पर एक कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस के अधिकारियों का ये लापरवाह रवैया सामने आया।
आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल के दाम में मामूली फेरबदल हुआ है। दिल्ली में दाम जो है पेट्रोल के वो 63 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 53 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। और देश के बाकी शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कितना फेरबदल हुआ है ये हम आपको ग्राफिक के माध्यम से दिखा रहे हैं। अलग अलग शहर जहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम में क्या फेरबदल हुआ, क्या उतार चढ़ाव हुए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को सड़क किनारे पेशाब करते देखा गया। स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखाती केंद्रीय मंत्री की ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें केंद्र सरकार के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह एक जगह खड़े होकर पेशाब करते दिख रहे हैं। कैमरे में कैद इस तस्वीर में केंद्रीय मंत्री एक दीवार पर पेशाब करते साफ नजर आ रहे हैं। खुले में पेशाब करने के लिए मंत्री अपना काफिला रुकवा कर उतरे थे। फोटो में उनके इर्द गिर्द हथियार लिए सुरक्षाकर्मी भी खड़े दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की शर्मनाक हरकत वाली तस्वीर पर बीजेपी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। तो फोटो किसका है, किस प्रकार से वायरल हुआ है, मुझे जानकारी नहीं है। बीजेपी को भले ही जवाब देते नहीं बन रहा हो, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की धज्जी उड़ाने वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही है। ट्विटर और फेसबुक पर केंद्रीय मंत्री की इस तस्वीर को शेयर और रीट्वीट किया जा रहा है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि खुले में पेशाब करने वाली राधा मोहन सिंह की ये तस्वीर कहां की है। लेकिन केंद्रीय मंत्री की इस हरकत को विरोधियों ने मुद्दा बनाते हुए तंज कसना शुरू कर दिया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने ट्विटर पर जोरदार हमला करते हुए लिखा कि कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री सूखा प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई योजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को भी गति दी। नहीं खराब रहते तो उनको भोटियों में पेशाब हो जाए। जेडीयू ने भी केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह की करतूत को गलत ठहराया। जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनके आचरण से कितना नकारात्मक संदेश गया है। इस बीच अहमदाबाद में पीएम मोदी एक बार फिर स्वच्छता का संदेश देते नजर आए। ये स्वच्छता का अभियान 2019 तक हर हिंदुस्तानी का स्वभाव बनना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वच्छता की लाख अपील करें, लेकिन उनके मंत्री पर ही कोई असर नहीं हो रहा है। यूपी के जौनपुर में शहीद संजय सिंह के पिता 5 लाख रुपए के चेक के लिए तहसील से लेकर जिलाधिकारी तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें चेक नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दफ्तर से भेजा गया जो चेक है वो गायब हो गया। मामला जब यूपी सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा के पास पहुंचा, जिसके बाद मंत्री ने जिलाधिकारी को शहीद के पिता को चेक दिलवाने का आदेश दिया। संजय सिंह 2016 पंपोर हमले में शहीद हो गए थे। शहीद हुआ तब से लेकर के आज 1 साल 5 महीना हो गया। उसमें हमें 6 महीना बाद माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख का चेक दिया और वो चेक डीएम साहब के नाम का था और डीएम साहब के राकत तहसीलदार को भेज दिए। तहसीलदार साहब ने गुम कर दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के कुछ जवान जंगल के बीच में कुछ सामान खंगालने लगे। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के दौरान जवानों को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ ने उनके कैंप को नष्ट कर दिया और इसके बाद जवानों ने कैंप में मौजूद सामान को अपने कब्जे में ले लिया। जवानों के मुताबिक इस कैंप का इस्तेमाल घायल नक्सलियों के इलाज के लिए किया जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरह सीआरपीएफ के कब्जे में है और नक्सली जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। 30-25 की संख्या था, बहुत सारा राशन भी था और मेडिसिन भी था। इस मुठभेड़ में कई नक्सली भी मारे गए, जिनमें कुछ का शव जवानों ने जंगल से बरामद किया। सुकमा समेत बस्तर के कई नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ ने बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ा है और अब तक इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। और इस अभियान को 23 जून से 26 जून के बीच अंजाम दिया गया, जिसका सबूत एक वीडियो के तौर पर सामने आया, लेकिन जल्द ही इस वीडियो की सच्चाई पर सवाल भी खड़े हो गए और साथ ही ये आरोप भी लग रहे हैं कि जवानों ने बड़े अधिकारियों की जानकारी के बिना ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद सीआरपीएफ ने वीडियो की जांच के आदेश दे दिए। ऑथेंटिक जो वीडियो क्लिपिंग है या पुराना कोई घटना का जो वीडियो क्लिपिंग है उसका हम चेक करवा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच नक्सलियों के खात्मे के लिए सुकमा के जंगलों में सीआरपीएफ के जवान पूरी मुस्तैदी से जुटे हैं। साथ ही बाद में एक छोटा सा ब्रेक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उधमपुर से, जहां बारिश की वजह से चट्टान खिसक गई, जिसकी वजह से अमरनाथ यात्रा रोकनी पड़ी है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की उधमपुर से, जहां बारिश की वजह से चट्टान खिसक गई। हालांकि वहां रास्ता साफ करने की कोशिश अभी की जरूर जा रही है, लेकिन इसकी वजह से अमरनाथ यात्रा रोकनी पड़ी है। पवन शर्मा है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। पवन, और कितना वक्त लग सकता है रास्ता साफ होने में? देखिए, अभी लगातार वहाँ पर जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, बीआरओ के लोग, जाते पुलिस प्रशासन के लोग रोड को क्लियर करने में, लेकिन लगातार बारिश जो है वो 2 दिन से यहाँ पर चल रही है
तो आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो उदयपुर के पास और रामबन के पास 2-3 जगह पे हैवी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से यात्रा को फिलहाल सिटी के पास रोका गया है। और जैसे ही रोड क्लियर होगा उसके बाद यात्रा को आगे जाने दिया जाएगा। हालांकि आज तीसरा जत्था जम्मू से रवाना हुआ था, लेकिन लैंडस्लाइड के चलते यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन। एक और बड़ी खबर आ रही चंडीगढ़ से, जहां सेक्टर 22 में कुछ युवक ने एक ढाबा मालिक और उसके बुजुर्ग पिता पर हमला बोल दिया। इस हमले में ढाबा मालिक संजय घायल हो गया, जिसे सेक्टर 16 के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट की ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि ढाबा मालिक के पैसे मांगने पर युवकों ने मारपीट की। बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां पर सेक्टर 22 में कुछ युवकों ने एक ढाबा मालिक और उसके बुजुर्ग पिता पर हमला ये बोल दिया। जब पैसे मांगे गए तो उसके बाद हमला कर दिया उन्होंने। ढाबा मालिक संजय घायल हो गए इस हमले में। पीएम मोदी का इजरायल में लोगों को बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को इजरायल दौरे पर रवाना होंगे, जिसके लिए इजरायल में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर भारत अमेरिका के रिश्तों की मजबूती को दिखाया। यूपी में 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को यूपी का नया मुख्य सचिव बनाया गया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों का जायजा लिया। यूपी सरकार ने जनता को राहत देते हुए साल 2018 तक बिना दाम बढ़ाए 24 घंटे बिजली देने की बात कही। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन को श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम करने के निर्देश दिए। अच्छी व्यवस्था करेंगे ताकि कहीं कोई बात न हो। एक अखबार के हवाले से खबर है कि पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भी टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन किया है। वेतन विवाद के बीच ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने चेताया कि अगर कोई भी खिलाड़ी बिना इजाजत किसी टूर्नामेंट में खेलेगा तो उस पर 6 महीने का बैन लगा दिया जाएगा। खबर है कि देश को साइना नेहवाल और सिंधु जैसे बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी देने वाले बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद पर एक फिल्म बन सकती है। खबर है कि कपिल के शो में शामिल हुई भारती सिंह को अपना एंट्री सीन पसंद नहीं आया और वो पहले दिन शूटिंग छोड़कर चली गईं। दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह शुक्रवार और शनिवार को अबू धाबी में आयोजित होगा। टीवी सीरियल निर्माता एकता कपूर ने अपने एक बयान में बताया कि जब भी सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो उनके सीरियल की टीआरपी पर असर पड़ता था। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी अलवली और अहमदाबाद में जनसभा संबोधित करेंगे। इसके अलावा मोडासा इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम में और पानी की योजना का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी गांधीनगर में कपड़ा मेले में भी शामिल होंगे। शाम को पीएम मोदी दिल्ली लौट आएंगे। तो कार्यक्रम पीएम मोदी का क्या रहने वाला है? सुबह 10:30 बजे के करीब पानी की योजना का उद्घाटन वो करेंगे और वहां पहुंचेंगे। साथ ही साथ दोपहर 12 बजे का टाइम होगा, 12:20 का, जब राजभवन गांधीनगर वो वापस आएंगे। दोपहर 2:10 पर गांधीनगर टेक्सटाइल फेयर में वो शामिल होंगे। दोपहर 2:40 पर टेक्सटाइल फेयर का उद्घाटन करेंगे वो। ये कार्यक्रम रहने वाला है। शाम 5 बजे कांकरिया लेक में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और शाम 6:45 पर पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गुजरात के राजकोट में शाम के वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक गाड़ी में सवार होकर भीड़ की ओर हाथ हिलाने लगे। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और राजकोट में उनके 9 किलोमीटर लंबे रोड शो को सफल बनाने के लिए बीजेपी कई दिन से तैयारी कर रही थी, जिसका असर भी 9 किलोमीटर लंबे रूट पर रोड शो में दिखाई दिया। प्रधानमंत्री जिस कार में बैठे थे उसमें खड़े होने की जगह थी। पीएम खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और सड़क के दोनों तरफ उमड़े जन सैलाब का अभिवादन ले रहे थे। बीच बीच में सड़कों को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया था। कुछ जगहों पर पारंपरिक नृत्य हो रहे थे। बीजेपी के लिए ये रोड शो गुजरात चुनाव से पहले किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं था। राजकोट में एक ही दिन में प्रधानमंत्री का यह दूसरा रोड शो था। दोपहर में राजकोट पहुंचते ही उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी रोड शो से की और इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ आई। हालांकि मौसम नासाज था और बारिश की आशंका थी, लेकिन रोड शो पर इसका कोई असर नहीं था। सड़क के दोनों तरफ मौजूद भीड़ प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी गाड़ी के गेट पर खड़े होकर लगातार हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। प्रधानमंत्री के काफिले में करीब 2 दर्जन गाड़ियां थीं और पीएम की गाड़ी के दोनों तरफ सुरक्षाकर्मी मानव श्रृंखला बनाकर तैनात थे। 2 दिन के गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी शाम को अहमदाबाद से राजकोट पहुंचे और रोड शो के बाद वो दिव्यांगों के लिए हो रहे कार्यक्रम में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर घूम घूम कर हाथ हिलाते हुए मैदान के हर कोने में बैठे लोगों का अभिवादन किया। उसके बाद दिव्यांगों को यंत्र बांटने का कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने न केवल दिव्यांगों को यंत्र दिए बल्कि उनसे बात भी की। कार्यक्रम में 18,500 दिव्यांगों को करीब 35 करोड़ कीमत के यंत्र बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया जा रहा है। 18,500 दिव्यांग जनों को एक साथ साधन सहाय का एक विश्व रिकॉर्ड आज प्रस्थापित कर दिया है। जो यंत्र दिव्यांगों को दिए गए उनमें बैटरी से चलने वाली ट्राइसाइकिल भी शामिल थी, जो एक बार चार्ज करने पर 45 किलोमीटर तक 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। और इसी साइकिल से रोजगार चलाने वाले दिव्यांगों की मदद के लिए इसमें एक बक्सा भी लगाया गया था। पीएम ने भाषण देते हुए कहा कि उनकी सरकार दिव्यांगों का भी विकास चाहती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में रहे, जहां वो साबरमती आश्रम की स्थापना के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में शरीक हुए और यहां पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी कई अहम चीजें देखी। गांधी जी के पसंदीदा चरखे को भी प्रधानमंत्री ने खुद चलाकर सूत काता। पीएम आश्रम के उस कमरे में भी गए जहां बैठकर महात्मा गांधी मेहमानों से मिला करते थे। तो गांधी जी के जीवन से जुड़ी कई अहम चीजों को देखते हुए उन्होंने पूरे आश्रम का दौरा किया। आश्रम के एक कंप्यूटर को देखकर पीएम भी चौंक गए, जहां कंप्यूटर कमरे में हाथ जोड़कर अकेले खड़े पीएम मोदी की तस्वीर खींच रहा था। लेकिन एक झटके में तस्वीर बदल गई और प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर में महात्मा गांधी दिखाई देने लगे। सिक्किम के करीब चुम्बी घाटी इलाके में सीमा पर जारी तनाव को लेकर चीन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अपने आरोपों को सच बताने के लिए चीनी विदेश मंत्रालय ने भारतीय सैनिकों की घुसपैठ बताने के लिए कुछ तस्वीरें भी जारी की, लेकिन चीन के इन दावों की कलई भूटान सरकार ने खोल दी। भूटान ने साफ कर दिया कि भारतीय सेना ने कोई घुसपैठ नहीं की, बल्कि चीन की आक्रामक कार्रवाई से एक छोटे मुल्क भूटान को बचाने के लिए कदम उठाया है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के सिक्किम दौरे से ठीक पहले चीन ने एक बार फिर भारत को धमकी दी। सिक्किम में भारतीय सेना की मौजूदगी पर चीन की सरकार बुरी तरह से बौखला गई है। इतना ही नहीं, चीन ने भारत को 1962 के युद्ध की याद भी दिलाई। ऐसे में 100 बात की एक बात यह है कि चीन को ऐसी धमकियों से पहले ये समझना चाहिए कि 1962 के बाद के भारत और अब के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी बौखलाहट में उसने सीमा विवाद न सुलझने की हालत में भारत से बातचीत रोकने की धमकी दे डाली। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि वो भारत से अपनी सेना को अपनी सीमा में बुलाने की मांग कर रहे हैं और सिक्किम से सेना हटने तक भारत के साथ सीमा विवाद पर कोई बात नहीं होगी। इस बीच सूत्रों के मुताबिक बौखलाए चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक तिब्बत में एक हल्के वजन वाले युद्ध टैंक का परीक्षण भी किया है और इसके जरिए वो भारत को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। इसके अलावा अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन ने जनरल बिपिन रावत के एक पुराने बयान का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और चीन से निपटने की बात कही थी। जनरल के उस बयान के जवाब में चीनी सेना के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने एक बयान जारी कर कहा कि वो बार बार युद्ध की पुकार मचाना बंद कर दें इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। चीन ने यह भी कहा कि अगर भारत एक बार अपने इतिहास में झांकेगा तो फिर कभी चीन से युद्ध के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ किया कि चीन भारत को हल्के में लेने की गलती न करे, क्योंकि 1962 से लेकर अब तक हालात बहुत बदल चुके हैं। लड़ना है तो लड़ेंगे और इस बार जो भी लड़ाई होगी उससे चीन को पता होगा कि ये 62 नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने चीन के साथ बिगड़े हालात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इस मसले पर सरकार की कोशिश को नाकाफी बताया। मोदी जी ने उनके साथ झूले हैं, उसके बाद भी चीन के साथ हमारे संबंध सुधर नहीं रहे। हालांकि सरकार ये मान रही है कि इस मसले को जल्द सुलझा लिया जाएगा, लेकिन चीन के ताजा रुख से भारत चीन सीमा विवाद जल्द सुधरने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जेल भरो आंदोलन चलाएगी। मंदसौर में किसानों पर फायरिंग के विरोध में कांग्रेस ने 6 जुलाई को जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के गुना जेल में कैदियों से मिलने के लिए आने वाले लोगों से सुविधा शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वसूली का आरोप जेल प्रहरियों पर लगा है। यूपी के कन्नौज में पुलिस पर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगा। आरोप है कि पुलिस ने दबिश के दौरान आरोपी की बहन को छत से धक्का दे दिया, जिससे उसकी दोनों टांगे टूट गयी। यूपी के फिरोजाबाद में जहर खुरानी गिरोह ने एक शख्स को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के पन्ना में केन नदी के पास एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। गोंडा जिले में बदमाशों ने 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। महाराष्ट्र के थाने में स्वाइन फ्लू से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स ने भीड़भाड़ में मास्क पहनने की सलाह दी।
वाराणसी में जमीन से कब्जा हटाने गई प्रशासनिक टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए। महिला विश्व कप में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत से भारत के 2 मैचों में 4 अंक हो गए। मुंबई में सचिन तेंदुलकर ने BMW सीरीज की नई कार को लॉन्च किया। यूपी के सफाई में एक कार्यक्रम के दौरान रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव साथ नजर आए। ये मौका रामगोपाल यादव के जन्मदिन का था, जिसमें मुलायम परिवार की दरार साफ दिखी, क्योंकि बुलाए जाने के बावजूद यहां मुलायम सिंह नहीं आए। हालांकि यूपी के सैफई में हो रहे इस कार्यक्रम में एक ही मंच पर रामगोपाल यादव और उनके भतीजे अखिलेश यादव जरूर मौजूद रहे, लेकिन मुलायम सिंह के नहीं आने से सवाल खड़े होने लगे। सैफई में गुरुवार को रामगोपाल यादव ने अपने 71वें जन्मदिन पर खास कार्यक्रम रखा था। इस दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता पहुंचे और रामगोपाल यादव को तोहफे दिए, लेकिन न्योता देने के बावजूद मुलायम नहीं आए। हालांकि मंच पर लगे बैनर में उनकी तस्वीर जरूर छपी थी। नेताजी को भी बुलाया था, अगर नेताजी आ जाते तो जन्मदिन का मामला और भी अच्छा हो जाता। अखिलेश लाख सफाई दें, लेकिन रामगोपाल के जन्मदिन पर मुलायम परिवार में चल रही खींचतान साफ दिखी, क्योंकि शिवपाल यादव को यहां आने के लिए न्योता ही नहीं भेजा गया था। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदूवादी संगठनों की जासूसी कराने का आरोप लगाया। आईबी निदेशक को लिखे खत में प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि वीएसपी कार्यकर्ताओं हेल्पलाइन नंबरों की जासूसी कराई जा रही है। संगठन कैसे काम करता है और कैसे मदद करता है, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। चंडीगढ़ में एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को प्रकाश सिंह बादल फूल और अंगवस्त्र देते दिखे, क्योंकि राज्यों के दौरे पर निकले कोविंद पंजाब और हरियाणा में समर्थन जुटाने पहुंचे। इस बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। लेकिन लगातार राज्यों का दौरा कर रहे रामनाथ कोविंद का अभियान जारी है। इस कड़ी में कोविंद चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उनका स्वागत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। सभी नेताओं ने हाथ उठाकर एकजुटता दिखाई और फिर नेताओं की बैठक शुरू हुई, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद रहीं। यहां प्रकाश सिंह बादल ने कोविंद का स्वागत बुके और अंगवस्त्र देकर किया। साथ ही उन्हें तलवार भी भेंट की गई, जबकि सुषमा स्वराज का स्वागत सुखबीर बादल ने किया। इसके बाद बैठक शुरू हुई, जिसमें एनडीए को बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने भी रामनाथ कोविंद के समर्थन का औपचारिक ऐलान कर दिया, जिसके पास 4000 से ज्यादा वैल्यू के वोट हैं। इस मौके पर पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने सभी दलों से कोविंद का समर्थन करने की अपील की। कोविंद के दौरे में सभी दलों को औपचारिक न्योता दिया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं बुलाया गया। वहीं राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चुनाव की तारीखों के बारे में बताया, जिसके मुताबिक 5 अगस्त को आवश्यकता होने पर उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे। वह तारीख जिस दिन यदि आवश्यक हुआ तो मतगणना की जाएगी 5 अगस्त 2017। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के लिए 4 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद 18 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 19 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 21 जुलाई होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 545 सांसद यानी कुल 790 सांसद वोट डालेंगे। क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सिर्फ दोनों सदनों के सांसद ही वोट देते हैं, ऐसे में इस चुनाव में भी एनडीए का ही पलड़ा बाहरी दिख रहा है। हालांकि बीजेपी ने जल्द ही अपने प्रत्याशी के नाम के ऐलान की बात कही। नोटिफिकेशन हो गया है तो मुझे लगता है कि इसमें भी जल्द ही निर्णय पार्टी की तरफ से होगा। वहीं विपक्ष अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्याशी के नाम पर खामोश है। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए बेहद मजबूत है, क्योंकि उसके पास जरूरी 393 वोटों के मुकाबले 400 से ज्यादा वोट हैं। यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स को सरेआम चाकू मार दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। शख्स के साथ में एक महिला भी मौजूद थी, जो लोगों से शख्स को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। पुलिस के मुताबिक घायल शख्स और आरोपी दोनों वाहन चोर हैं। किसी बात पर विवाद होने के बाद आरोपी ने शख्स पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। इस संबंध में महबूब के परिवार वालों ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर और 2 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। उसमें मुकदमा लिख करके अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई के प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र महिला आयोग के दफ्तर से महाराष्ट्र की आईजी जेल स्वाति साठे बाहर निकलने लगी। भायखला जेल में हुई मौत के मामले में पुलिस पर शिकंजा कसने लगा है। जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी की शिकायत के मामले में महिला आयोग ने आईजी को सुनवाई के लिए बुलाया था। इसीलिए जब आईजी जेल स्वाति साठे राज्य महिला आयोग पहुंची तो मीडिया के बार बार सवाल पूछने के बाद भी खामोशी रही।
सुनवाई खत्म होने के बाद भी स्वाति साठे बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गईं। बाद में गाड़ी का शीशा नीचा करके उन्होंने बस ये कहा कि वो फिलहाल कुछ नहीं बोलेंगी। मतलब थोड़ा भी क्या इंद्राणी मुखर्जी ने आरोप लगाया था कि जेल में अधिकारियों की मिलीभगत से मंजू गोविंद शेट्टे नाम की महिला कैदी की हत्या की गई और खुद इंद्राणी मुखर्जी को भी पीटा गया। इंद्राणी ने अपनी शिकायत में कहा था कि जेल अधीक्षक ने गवाह बनने पर न केवल उसे धमकाया बल्कि पीटा भी। अदालत के आदेश के बाद इंद्राणी मुखर्जी का मेडिकल टेस्ट कराया गया था और जेजे अस्पताल में जब इंद्राणी को पुलिस की टीम मेडिकल जांच के लिए लेकर आई तो पुलिस ने उसके चारों तरफ कड़ा पहरा बनाया हुआ था। मीडिया के कैमरे और माइक इंद्राणी के पास तक नहीं आने दिए गए। हालांकि गलियारे से जब पुलिस इंद्राणी को ले जा रही थी तो साफ दिखाई दे रहा था कि इंद्राणी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। नागपाड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कंप्लेंट जो है वो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर दी है और उसके बारे में इंक्वायरी चालू है। मंजू शेट्टे की हत्या के बाद भायखला जेल में हंगामा हुआ था और जेल अधिकारियों ने इंद्राणी मुखर्जी पर कैदियों को उकसाने का केस दर्ज किया था। साथ की बात में इतना ही।